चलिए बच्चों, आज हम एसएसटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो 2026 में हुबहू मैच करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला चैप्टर जो है एसएसटी में यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम जानेंगे। चलिए देखिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ये जो है बच्चों 2 नंबर में आएगा। कितना नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, इसको संक्षिप्त में 2 नंबर है तो 2 नंबर में लिखना है, और 5 नंबर का जो होगा उसका कम से कम 100 शब्द में लिखना है, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको 40 से 50 शब्द में लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम इधर ध्यान दें और देखें। यूनान क्या है? यूनान मतलब ग्रीक 15वीं शताब्दी से ओटमन साम्राज्य का हिस्सा था। किस साम्राज्य का हिस्सा था? ओटमन साम्राज्य का हिस्सा था। और 1821 ईस्वी में वहां जो है आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर पूरे यूरोप में सहानुभूति जुटाई। एकजुटता मतलब, सहानुभूति मतलब होता है एकजुटता जुटाई कि कैसे हमें इसमें भागीदारी लेना है। और प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि जो थे लॉर्ड बायरन थे। कौन थे? लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और युद्ध में भी पश्चिमी यूरोपीय देशों के समर्थन और लंबे संघर्ष के बाद 1832 की कुस्तुंतुनिया की संधि ने यूनानियों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। किसके रूप में? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यह आंदोलन यूरोप में राष्ट्रवाद की जीत का प्रतीक बना। यूरोप जो देश था उसमें जो है जीत का जो है प्रतीक बना। कौन सा युद्ध? ये युद्ध जो है, आंदोलन जो है यूरोपीय राष्ट्रवाद में जो है जीत का प्रतीक बना। यही जो था यूनानी स्वतंत्रता का संक्षिप्त विवरण था। यूनानी स्वतंत्रता का संक्षिप्त जो है विवरण है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। मस्ट वीविया इंपॉर्टेंट है, वीविया है, बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है, वीविया है, इसको याद कर ले और लिखे और याद कर ले। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर जो है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय एवं परिणामों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और यह भी क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में ही उस जवाब देना है, इसलिए क्योंकि एसएसटी में लेंदी होता है। 2 नंबर में भी 40 से 50 शब्द में लिखना है। वहां जो बोर्ड मॉडल कॉपी में जो लिखना होगा उसमें 40 से 50 शब्द जो होगा वो जो होगा कम से कम, वहां भी जो होता है लंबा वाला कॉपी होता है, उसमें कम से कम 2 पन्ना में लिखना होगा।
एक पेज में नहीं लिखना, कम से कम 2 पन्ना में लिखना होगा, तब जाके एग्जामिनर जो होगा, चेक करने वाले सर 2 नंबर आपको देंगे। चलिए 2 नंबर में क्या है, दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय के परिणामों की चर्चा करें। देखिए कारण इसका क्या है, मुख्य कारण जो है, कारण लिखना है पहले। राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में, मुख्य कारण क्या है, उदय, राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति है, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, नेपोलियन के युद्ध एवं उदारवादी विचारों के प्रचारक थे। कौन थे, नेपोलियन के युद्ध के उदारवादी विचारों का प्रसार थे, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई और रोमानियत जैसे संस्कृति आंदोलनों ने साझा पहचान बनाई। कैसे पहचान बनाई, तो साझा पहचान बनाई। कौन, ये जो नेपोलियन में राष्ट्रवाद में जो था, उसका परिणाम क्या था, इसके फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्र राजों का उदय हुआ था। इसके जो है क्या हुआ था, राष्ट्रवादों का उदय हुआ था। और किस लिए, तो वासानुगुत साम्राज्यों जैसे ओटमन और हेबसबर्ग का विघटन हुआ था, और जर्मनी और इटली जैसे बिखरे हुए राज्यों का एकीकरण हुआ। क्या हुआ, एकीकरण हुआ। किसका, जैसे बिखरे हुए राज्यों का एकीकरण हुआ, और पूरे यूरोप का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह बदल गया। यूरोप का जो था राजनीतिक मानचित्र जो होता है, संगठन, वो जो है पूरी तरह से बदल गया, जिससे आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ी। क्या पड़ी, जिससे आधुनिक मतलब नया लोकतंत्र की नींव पड़ी। यही बच्चे, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, वीवीआई इसको मारते चलिए और रट जाइए। जितना हम बता रहे हैं उसको रट जाइए, इससे बाहर जाने वाला एसएसटी में नहीं है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन जो है 3 नंबर में जो है चलते हैं। ये जो है इटली के एकीकरण में मेजनी कावूर और गेरिबाल्डी के योगदान को बताए। किसके बारे में, मेजनी कावूरी और गेरिबाल्डी के बारे में अध्ययन करेंगे इस क्वेश्चन में। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसका क्या है, इटली के एकीकरण में जो मेजनी कावूर और गेरिबाल्डी का जो योगदान हुआ था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो जो है बहुत महत्वपूर्ण था। इटली के एकीकरण में इन तीनों की भूमिका निर्णायक थी। किसका किसका, मेजिन का, कावूर का और गेरिबाल्डी का। मेजिन का, कावूर का और गेरिबाल्डी का जो था बहुत जो है योगदान महत्वपूर्ण रहा। तीनों का जो है योगदान बहुत निर्णायक थी। 1 नंबर में मेजिन जो है, मेजिन द प्रोप्टेन, क्या है, द प्रोप्टेन मेजिन, उन्होंने यंग इटली यानी कि युवा इटली, यंग इटली, युवा इटली संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की, यंग इटली की संस्था की स्थापना की, और युवाओं के देशभक्ति की भावना भरकर, युवा को देशभक्ति का भावना भरकर भरकर एकीकरण की वैचारिक नींव रखी, और युवाओं को अच्छे भावना भरकर एकीकरण का नींव रखी। और दूसरे नंबर में कावूर द ब्रेन,
कावूर जो है इसका जो देखिए इसने क्या नींव डाली, पीडमोंट के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी चतुर कूटनीति के से फ्रांस का समर्थन हासिल किया। किसका? कूटनीति से फ्रांस का समर्थन हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया को हराकर उत्तरी इटली को मुक्त कराया। किसको? फ्रांस का जो समर्थन हासिल जो किया था कौन? कावूर। उसने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और उत्तरी इटली को मुक्त कराया। किसको? उत्तरी इटली को जो है मुक्त कराया। उस बाद गैरीबाल्दी देखो द स्वॉर्ड उन्होंने लाल कुर्ती सेना के साथ दक्षिणी इटली यानी कि सिसिली और नेपल्स को जीता और निस्वार्थ भाव से उन क्षेत्रों को राजा को सौंपकर इटली को एक किया। बहुत महत्व गैरीबाल्दी का था, जो क्या क्या ऑस्ट्रेलिया को जो क्या क्या उन्होंने लाल कुर्ती सेना के साथ, कौन सेना? लाल कुर्ती सेना के साथ दक्षिणी इटली यानी कि सिसिली और नेपल्स। दक्षिणी इटली में क्या था? दक्षिणी इटली में जो था सिसिली और नेपल्स था और उसको जो है उसको जीता। क्या क्या जीता? और निस्वार्थ का अर्थ होता है कोई लोभ नहीं, अपने जान प्रति लगा देना और उस भाव से उन क्षेत्रों के राजा को सौंप दिया। किस क्षेत्रों के राजा को? दक्षिणी इटली के क्षेत्रों के राजा को सौंप दिया और इटली को एक किया। और इटली को जो था इटली देश को एक किया कि मत झगड़ो। बड़ी मेहनत से जो है देश को एकीकरण करने में, आजाद करने में समय लगता है। यही था, ये मस्ट VVI है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी रट जाइए दोस्तों। चलिए इसके बाद हम जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी मस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में चलिए 4 नंबर में हम देखते हैं। 4 नंबर में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। किसका? यूरोप में प्रसार में नेपोलियन का, बोनापार्ट का जो है उसका योगदानों का विवेचना मतलब करेंगे, उसको विस्तार से जानेंगे कि क्या था विवेचना, उसका सोच क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए क्या है? नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या? नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए और कानून के समक्ष समानता मतलब समान स्थापित की और उसने पूरे साम्राज्य में एक समान प्रशासन, कानून और मुद्रा लागू की, जिससे लोगों में एक राष्ट्र होने का एहसास जगा कि एकजुटता से रहना है। प्रशासन एकत्रित रहेंगे, कानून बनाएंगे, मुद्रा को और प्रशासन को लागू किया, कानून बना और क्या क्या मुद्रा भी लागू किए। और इसके अलावा नेपोलियन के आक्रमणों ने दूसरे देश के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम जगाया। देखिए, दूसरे देश के लोगों को भी अपने देश के प्रति प्रेम जगाया और फ्रांसीसी प्रभुत्व और सेंसरशिप के खिलाफ हुए विद्रोह ने विभिन्न यूरोपीय क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावनाओं को, कौन सा भावनाओं को?
राष्ट्र के प्रति तो राष्ट्रवादी भावनाओं को एकजुट किया और इस प्रकार इसके सुधार और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दोनों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और क्या क्या एकजुट होके उसके सुधार क्या किया उसके सुधार में और उसके विरुद्ध यानी कि उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दोनों में राष्ट्रवाद को क्या किया दूसरे देश को भी उसमें बढ़ावा दिया। यही था यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना है। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है, क्या है बीएम यानी कि बोर्ड मॉडल 2026, बोर्ड मॉडल 2026 है। इसलिए अब तो टाइम तो बचा नहीं है, जितना हम बताते हैं उसको अध्ययन करते चलिए। चलिए अब 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्या है उसको देखते हैं। 5 नंबर में चलिए, 5 नंबर में जो है ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल 2026 है। 2026 में 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था, यानी क्रांति किसको कहते हैं, युद्ध को कहते हैं, क्रांति कहते हैं युद्ध को। क्रांति का जो मुख्य था क्या था, क्या कारण था कि युद्ध हुआ था 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में हम चलिए जाने। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण जो था क्या था, आर्थिक और राजनीतिक थे। क्या थे, आर्थिक और राजनीतिक थे। आर्थिक का मतलब होता है कि इसमें आर्थिक का मतलब होता है कि देश का आर्थिक स्थिति कैसे है उसको मजबूत करना है। आर्थिक मतलब मजबूती कैसे से, कानून से, मुद्रा से, सबसे एकजुटता जो होगा तो आर्थिक स्थिति जो होगा हमारा मजबूत होगा। और राजनीतिक तो होना चाहिए, तब जाके देश चलेगा। राजनीतिक से ही कानून बनाया जाता है, जिसको राजनीतिक से हम चलाते हैं सभी लोग मिलके। इसका क्या था, राजनीतिक थे। और राजा लुई फिलिप की सरकार, राजा लुई फिलिप की सरकार अलोकप्रिय थी और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। क्या था, फिलिप की जो सरकार थी, राजा लुई फिलिप जो थी, राजा लुई फिलिप जो थी कैसे था, वो लोकप्रिय थी। और लोकप्रिय मतलब होता है उसका विचार जो था गंदी राजनीतिक का था, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति गंदी राजनीतिक था, जिसे ही कहते हैं वो लोकप्रिय थी। और उसमें भ्रष्टाचार से क्या था, व्याप्त था। वो राजा थे, भ्रष्टाचार से व्याप्त था। जैसे प्रधानमंत्री गिंजो किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ थे। कौन थे, किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ थे। और 1840 के दशक में फैसले खराब होने से, उसका जो फैसला जो हुआ था 1840 के दशक में, उसके फैसले होने के खाने की कमी हो गई और महंगाई बढ़ गई, जिससे गरीबी, मजदूरी वर्ग भूखमरी का शिकार हो गया। स्वतः बात है कि महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ेगी तो भूखमरी का तो होना तय है। इसलिए कि एक दायरे होता है, कमाने का भी एक दायरे होता है, जिससे हम कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तब जाके हम मजदूरी भी कर सकते हैं। किसी तरह से हम तब जाके अपने देश को, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और तब जाके मेरा देश जो है महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से विलुप्त होगा। इसी के कारण जिससे गरीबी और
गरीबी और मजदूरी वर्ग भूखमरी का शिकार हो गया। साथ ही देश में क्या हो गया था, हम बोले थे ना, बेरोजगारी चरम पर थी, मतलब अंत होने वाला था, चरम मतलब। और मध्यम वर्ग, मध्यम राजनीतिक मतलब बिचले वर्ग का राजनीतिक, मध्यम मतलब होता है बिचला, न ज्यादा बड़ा और न ज्यादा छोटा होता है। और इसका राजनीतिक अधिकारों अधिकारों जो था और गणतंत्र की मांग कर रहा था। और इन सभी कारणों ने मिलकर 1818 की क्रांति को जन्म दिया। यही हमारे जो थे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण थे। बच्चों इसको याद रखे, इसको। उसके बाद जो है आगे चलिए, बोर्ड मॉडल है, इससे आगे देखते हैं फिर क्या है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहे हैं। 6 नंबर में जो है 6 नंबर में जो है 6 नंबर ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको लिख के याद करें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राष्ट्रवाद की आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है और विवेचना करे। विवेचना का अर्थ होता है इसके बारे में अध्ययन करे, थोड़ा अच्छा से अध्ययन करे, यही है। हम जानेंगे राष्ट्रवाद के आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृत मतलब जागृत होना, उसके प्रतिफल मतलब उसका जो परिणाम क्या निकलता है उसका विवेचना करेंगे, उसका परिणाम जो निकलता है उसका विवेचना करेंगे क्या होता है। चलिए, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक जागृत का परिणाम है। किसका? आधुनिक राजनीतिक जागृत का परिणाम है, क्योंकि इसने लोगों की वफादारी को राजा या वंश से हटाकर राष्ट्र की ओर मोड़ दिया। किससे हटाकर? राजा या वंश से हटाकर राष्ट्र की ओर मोड़ दिया। इसने यह विचार स्थापित किया कि सत्ता किसी शासक में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। सत्ता जो है किसी का खरीदल नहीं है। सत्ता जो है एक लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा जो है बनाया जाता है। सत्ता किसी का जो है खरीदल नहीं है। जैसे जो है हम ज्यादा तो बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम आ चुका है। जैसे बता देते हैं, जैसे कांग्रेस का जो राज था 60 वर्ष तक जो देश पे राज किया, उसका भी एक सत्ता गिर गया और एनडीए का सरकार आ गया। तो सत्ता किसी का खरीदल नहीं है बाबू। सत्ता जो है किसी का खरीदल है, जनता तय करती है। ये जो है जनता तय करती है किस पार्टी का कितना लोकप्रिय है, कितना जनता के बीच में रहते हैं और कितना कार्य करते हैं। तो वही लिखा गया है कि किसी शासक में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। कौन सी? राजनीतिक जागृत का परिणाम जो होता है जनता में निहित होता है और जनता तय करती है कि कौन राजा बनेगा और कौन प्रजा बनेगा। ये जो है जनता के हाथों में है। इसलिए इसने लोगों को एक साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर एकजुट किया और राष्ट्रीय राज, कौन सा राज? राष्ट्रीय राज यानी कि नेशनल स्टेट, राष्ट्रीय राज मतलब नेशनल स्टेट की अवधारणा को जन्म दिया। यह स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक मूल्यों का प्रसार था। अतः राष्ट्रवाद केवल एक भावना नहीं बल्कि एक राजनीतिक क्रांति थी जिसने आधुनिक विश्व का निर्माण किया। कौन सा विश्व का निर्माण किया? आधुनिक विश्व का निर्माण किया। जो आधुनिक मतलब होता जो है, एक होता है प्राचीन,
उसके बाद जो होता है आधुनिक, जो होता है, जो चल रहा है, जो है आधुनिक जो होता है वही होता है। यही था राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार था। यही विवेचना जो है किया गया है कि जनता के हित में सारा चीज होता है, जनता तय करेगी कि किसके से सरकार बनेगी। इसीलिए आगे बढ़े, इसको याद रखे बच्चों। उसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं, आगे चलिए हम देखते हैं, आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में जो है अब जो है मस्ट इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मस्ट इम्पोर्टेंट यूरोप में राष्ट्रवाद का जो था मस्ट इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन थे, उसको याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं निकलने वाला है। चलिए बच्चों धन्यवाद। आगे का भी हम निकाल रहे हैं इसी तरह।